हेलो एवरीवन। स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी की कक्षा 6 की जो नई किताब है इसका अध्याय 3 समझेंगे, जिसका नाम है स्थल रूप एवं जीवन। स्थल रूप एवं जीवन, इस अध्याय को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इस अध्याय को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले इस अध्याय में यहाँ एक कथन दे रखा है, मनुष्यों के भार से मुक्त, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों एवं विशाल समतल भूमि से युक्त, अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आधार प्रदान करते हुए हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं इसकी संतान। अथर्ववेद से लिया गया यह कथन है भूमि सूक्तक से, पृथ्वी के लिए स्रोत। अब हम इस पाठ में जो भी चीजें सीखेंगे उनके महत्वपूर्ण प्रश्न दिए यहाँ। पहला है स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है। स्थलों के रूप यानी धरती का जो धरातल है वो किस प्रकार का है, वो हमें इस अध्याय में सीखने को मिलेगा। इसके अलावा हम सीखेंगे प्रत्येक स्थल के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां एवं अवसर है। तो इन प्रश्नों के हल हम अगले वीडियो में हल करेंगे। पाठ का परिचय है। अन्य स्तनधारी जीवों के समान मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। जैसा कि आपने देखा है, भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप बहुत परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए कि आप झारखंड के छोटे नागपुर क्षेत्र, यहाँ पर यह कह रहा है मनुष्य के अलावा दूसरे जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो इस पृथ्वी के ऊपर निवास करते हैं। और इस पृथ्वी का जो आकार है, इसकी जो रूप है, स्वरूप है, वो विभिन्न प्रकार का है। इसकी कुछ इसकी अलग अलग विशेषताएं भी है। मान लीजिए कि आप झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचते हैं और फिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक जाते हैं। इस रास्ते में आप अलग अलग दृश्य भूमि लैंडस्केप को देखेंगे। वास्तव में आपको 3 प्रकार के स्थल रूप लैंडफॉर्म्स दिखाई देंगे, जिनके बारे में हम आगे चलकर अन्वेषण करेंगे। यहाँ पर यह कह रहा है झारखंड का छोटा नागपुर का जो पठार है वहां से शुरू होकर जब आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचते और फिर वहां से उत्तराखंड के अल्मोड़ा नामक स्थान पर पहुंचते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार के भूदृश्य वहां पर दिखाई देते हैं। आइए पता लगाएं। कक्षा की गतिविधि के रूप में 4 अथवा 5 विद्यार्थियों के समूह बनाइए और विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों का अवलोकन कीजिए। आपको किस प्रकार की दृश्य भूमि दिखाई देती है? क्या कुछ किलोमीटर की दूरी पर दृश्य भूमि में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या लगभग 50 किलोमीटर के भीतर परिदृश्य में बदलाव होता है? अन्य समूह द्वारा दी गई जानकारी के साथ इनकी तुलना कीजिए। यहाँ पर आपको एक गतिविधि करने को दी गई है जिसमें 4-5 बच्चों का समूह बनाओगे और आपके आसपास का जो धरातल है, भूदृश्य है, उसके बारे में आप अवलोकन करके लिखोगे। दूसरा है इसमें इन्हीं समूह के साथ भारत के किसी भी ऐसे क्षेत्र की यात्रा के बारे में चर्चा कीजिए जहाँ वे जा चुके हैं। उन क्षेत्रों में दिखाई देने वाले विभिन्न प्रकार की दृश्य भूमियों की सूची बनाइए। अन्य समूह द्वारा दी गई जानकारी के साथ इनकी तुलना कीजिए। जो आपके 4 या 5 विद्यार्थियों के समूह बनाए उसमें अगर कोई विद्यार्थी बाहर कहीं घूम के आया है उसके अनुभवों को आपको जानना है और आपस में जो समूह उनमें इनकी तुलना करनी है। अब स्थल रूप पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है। स्थल रूप लाखों वर्षों में आकार लेते हैं और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। स्थल रूप के बारे में ये बता रहा है पृथ्वी का जो भौतिक स्वरूप है वो ही स्थल रूप कहलाता है। इन्हें व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। बड़े स्तर पे ये कह रहा है कि जो स्थल रूप है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पर्वत, दूसरा है पठार और मैदान। चित्र 3.1 में इनको दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए ये तो है पर्वतीय भाग, ये पठारी भाग और ये जो है ये मैदानी भाग हो जाएगा। इन स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। मानव ने सभी स्थल रूपों के अनुसार स्वयं को ढाला है, किंतु विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न होती है। स्थल रूप जो है इनमें लोगों की संख्या है वो भिन्न भिन्न रहती है। पर्वतों पठारों में कम मिलेगी, जबकि मैदानी भागों में मनुष्य ज्यादा निवास करता है। मानव है वो मैदानी भागों में ज्यादा निवास करते हैं। अब एक शब्द आया आपके तुंगता, एल्टीट्यूड। समुद्र तल से किसी वस्तु लक्ष्य की ऊंचाई। ये कह रहे हैं समुद्र तल से किसी भी लक्ष्य की जो ऊंचाई है वो तुंगता कहलाती है। उदाहरणार्थ पर्वत की ऊंचाई, एक उड़ती हुई चिड़िया अथवा उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई, एक उपग्रह की ऊंचाई, ये सारी समुद्र तल से मापी जाती है, तो जिसको हम तुंगता कहते हैं। अब पर्वत वे स्थल हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। इन्हें चौड़े आधार
इनका आधार है वो चौड़ा होता है। खड़ी ढाल, चढ़ाई और संकरे शिखर चोटियों के रूप में पहचाना जा सकता है। शिखर संकड़ा होगा, ढलान खड़ी ढलान होगी और इसका आधार है वो चौड़ा होगा। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। हिम यानी बर्फ, ज्यादा ऊंचाई होने के कारण उनकी चोटियां वो बर्फ से ढकी होती है। ग्रीष्म ऋतु में कम तुंगता एल्टीट्यूड पर हिम पिघल जाती है, यानी कम ऊंचाई है, अगर समुद्र तल से ऊंचाई पर्वतों की कम है तो वहां पर ये जो बर्फ है वो गर्मी की ऋतु में पिघल जाती है और जल में बदलने के बाद नदियों में पहुंचती हैं। बहुत अधिक ऊंचाई हो तुंगता पर हिम कभी नहीं पिघलती और ये पर्वत स्थायी रूप से हिम से ढके रहते। ज्यादा ऊंचाई वाले जो पर्वत है वहां पर भी बर्फ है वो हमेशा रहती है। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे इस चित्र को तो यहाँ लिखा हुआ है चित्र 3.1 है। इस आरेख में 3 स्थल रूप दिए गए। पृष्ठभूमि में पर्वत, ये कह रहे पृष्ठीय भूमि उसमें पर्वत है, इनमें से 2 को हिमाच्छादित दिखाए गए, यानी ये जो सफेद वाला जो शिखर है पर्वतों के ये हिम यानी बर्फ से ढके हुए हैं। और बाईं ओर एक पठार है, ये जो भाग है ये पठार का भाग है और आगे एक मैदान जहाँ पर्वत से आती हुई नदियां दिखाई गई है। ये मैदानी भाग है जिसमें ये पहाड़ों से निकल के आ रही, पर्वतों से निकल के आ रही नदियां बहती है। कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहाँ हम खड़ी चढ़ाई और गोल आकार के शीर्ष होते हैं। कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहाँ कम खड़ी चढ़ाइयाँ और गोल आकार के शीर्ष होते हैं उन्हें पहाड़ी, छोटे पहाड़ या हिल कहते हैं। कम ऊंचाई वाले जो भाग होते हैं उनको पहाड़ या हिल कहा जाता है। अभी यहाँ एक शब्द दे रखा है वर्षण। वायुमंडल से भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना, वर्षा, हिमपात, ओले गिरना वर्षण के सामान्य रूप। यानी वायुमंडल से अगर पानी किसी भी रूप में गिर रहा है तो वो वर्षण कहलाएगा, वो चाहे ओले के रूप में हो, बर्फ के रूप में हो, हिमपात या वर्षा के रूप में। आइए विचार करें हिम क्या है। यदि आप हिमालयी क्षेत्र जैसे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि में नहीं रहते हैं तो संभव है कि आपने हिम नहीं देखी होगी, यानी बर्फ आपने नहीं देखी होगी। शेष भारत में अधिकांश वर्षण वर्षा और ओले के रूप में ही होती है। बहुत ऊंचे स्थानों पर काफी ठंडक है तो वहाँ हिम गिरेगी और वहाँ पर हिम का एक नरम और सुंदर आवरण बन जाएगा। हिम और ओले का गिरना वास्तव में जल का ठोस रूप में गिरना है। अगर ओले गिर रहे हैं या बर्फ गिर रही तो वो पानी का ठोस रूप होगा। अब यहाँ पर अगले पेज में आपको विभिन्न जो पर्वत हैं, विश्व के विभिन्न पर्वत, उनके चित्र दिए गए हैं। विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं हजारों किलोमीटर तक फैली है तो इनका फैलाव भी हजारों किलोमीटर होता है। अब यहाँ पर ये जो चित्र है 3.3 विश्व के 6 पर्वतों की सापेक्ष ऊंचाई दर्शाने वाला एक रेखा चित्र। यहाँ पर इसने एक रेखा चित्र दिया है जिसको द्वारा ये उन पर्वतों की ऊंचाई को समझाना चाह रहा है। अब चित्र 3.2 में विश्व के 6 पर्वत दिखाए गए हैं। चित्र 3.3 इन्हें ऊपर से नीचे तक उनकी सापेक्षिक ऊंचाइयों द्वारा दृश्य प्रभाव देने के लिए एक साथ प्रस्तुत करता है। एवरेस्ट गिरी श्रृंग, एवरेस्ट पर्वत चोटी नेपाल तथा तिब्बत के बीच और कंचनजुंगा भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच। हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटियां शिखर हैं। ये जो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट या एवरेस्ट गिरी श्रृंग और कंचनजुंगा, ये हिमालय की 2 सबसे ऊंची चोटियां। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका, ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है कि सबसे ऊंची चोटी अकोंकागुआ गिरी श्रृंग है। पूर्वी अफ्रीका में किलिमंजारो गिरी श्रृंग एक पृथक पर्वत है जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। पश्चिमी यूरोप में ब्लांक गिरी श्रृंग आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ब्लांक है वो आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। अन्नाई मुड़ी, केरल में इसे अन्नाई शिखर भी कहते हैं, दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा गिरी श्रृंग है। अब हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में ये हाल ही में निर्मित युवा पर्वत हैं। हिमालय जैसे जो पर्वत है इनको युवा पर्वत माना है, किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। पृथ्वी का जो नवीनतम निर्मित पर्वत हिमालय है, ये इसको भी बने हुए लाखों साल हो चुके हैं। कुछ छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत और पहाड़ियां जैसे
अरावली श्रृंखला काफी पुरानी है और अपरदन के कारण ये गोल आकार की हो गई है। जैसा कि हिमालय के साथ वह उन्नयन और अपरदन आज भी चल रहा है। आप इन प्रक्रियाओं और उनके कारणों के बारे में विज्ञान में और अधिक पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि विश्व के कुछ पर्वतों जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। उन्नयन और अपरदन, इनके बारे में आप विस्तार से तो विज्ञान में पढ़ेंगे। अपरदन का मतलब होता है नष्ट होना। अगर पृथ्वी का धरातलीय स्वरूप में कोई कमी आती है या उसका बदलाव होता है तो वो अपरदन कहलाता है। जैसे मिट्टी का हवा के साथ या पानी के साथ बहकर चला जाना हवा का अपरदन होता है। अब है पर्वतीय परिवेश। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं साइड में दिए गए महत्वपूर्ण शब्दों को। पर्वतीय वन, पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले वनों का एक प्रकार। मॉस, फूलों और वास्तविक जड़ों से रही छोटा हरा पौधा या वनस्पति जो बहुधा मखमली आवरण की तरह फैलता है, जिसे मॉस कहते हैं। अब है लाइकेन, पौधे के समान जीव जो सामान्यतः चट्टानों, दीवारों या पेड़ों से चिपका हुआ होता है, जिसे लाइकेन नाम से जाना जाता है। पर्वतीय परिवेश, पर्वतों की ढलानों पर प्राय एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं और यहाँ शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन, चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं ये पर्वतों की ढालों में उगते हैं और इनको पर्वतीय वन कहा जाता है। और यह नाम भी दिए इसने, जैसे पाइन जिसको हम चीड़ भी कहते हैं, फर, स्प्रूस, देवदार आदि। इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और ये शंकु के आकार के होते हैं तथा इनकी पत्तियां पतली नोकदार होती हैं। अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह घास, मांस जिसे हम काई भी कहते हैं और लाइकेन उग जाते हैं। कम से कम 1500 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत के महान कवि कालिदास के काव्य से यहाँ 2 श्लोक दिए गए। उनका काव्य ग्रंथ कुमार संभव हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। यहाँ उन संस्कृत श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद दिया गया है। कालिदास जी ने कुमार संभव नामक जो अपना काव्य था उसमें हिमालय के बारे में जो श्लोक दिए थे उनका यहाँ पर अर्थ बताया जा रहा है, जो 1500 वर्ष पहले लिखे गए थे। भारत के उत्तरी भाग में देवता सदृश्य पूजनीय हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। देवता सदृश यानी देवताओं के समान पूजने योग्य हिमालय भारत के उत्तरी भाग में खड़ा है, जो पश्चिमी से लेकर पूर्वी समुद्र तक फैला हुआ है। देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह पृथ्वी को नापने का मापदंड है। अगले श्लोक का अर्थ है, गंगा के झरनों की फुहारों से युक्त देवदार के वृक्षों को हिलाने और मोर पंखों को फरफराने वाली शीतल, मंद और सुगंधित वायु से पर्वतवासी जो मृगों की खोज में हिमालय में घूमते रहते हैं अपनी थकान मिटाते हैं। कक्षा में इन श्लोकों तथा निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा की। यहाँ पर जो प्रश्न दे रखे हैं उनके बारे में भी आपको कक्षा में चर्चा करनी है। अगर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देखने हैं तो इसके लिए आप या तो हमारी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से इन प्रश्नों को देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगले वीडियो में हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीवों के चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग भागों में पाए जाते हैं। पर्वतों में घने वन, बहती नदियाँ, झीलें, घास के मैदान और कंदराएं अनेक प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, जैसे गोल्डन ईगल, सुनहरा गरुड़, पेरेग्रीन फाल्कन, घुमंतुबाज, कैनेडियन लिंक्स, हिम तेंदुआ, आइबेक्स, जंगली भेड़, हिमालयन तहर, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, भालू और बहुत से अन्य प्राणी, जिनके चित्र हमें यहाँ पर दिए गए हैं पाठ के पिछले पेज में। ध्यान रखें, हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में से गंगा विशालतम है, सबसे बड़ी नदी है हिमालय की जो नदियाँ निकलती हैं उनमें से। अंग्रेजी भाषा में इसे गेंजेज भी कहते हैं। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी इस नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ उसमें आकर मिलने वाली अन्य नदी, यानी गंगा नदी के अंदर जो दूसरी नदियाँ आके मिलेगी वो सारी सहायक नदियाँ कहलाएगी। उनमें से कुछ जैसे यमुना और घाघरा भी हिमालय से निकलती है। अन्य नदियां जैसे सोन गंगा के मैदान के दक्षिण में पड़ने वाले विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती है। सोन नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है। अब यहाँ पर एक वैदिक कृषि का जो खेत है उसका चित्र दिया गया। चित्र 3.5 उत्तरी भारत में सीढ़ीदार वैदिक कृषि। ये पहाड़ी ढाल में खेतों की मेड़ बना के कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से हम ये जो आगे का जो पार्ट है इसका जो दूसरा भाग है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। अगर आप इससे पहले के दोनों पार्टों के प्रश्नोत्तर या इस पार्ट को समझना चाहते हैं तो आपको उनके वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप इससे पहले वाले पार्टों के वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।